नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एम क्लासेस में मैं भानु प्रताप आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो हमारे आज 10/2/2024 को हुए थ्योरी के टेस्ट का एक वीडियो है। इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में उन बच्चों को करवाऊंगा। बहुत दिनों से क्या है, टेस्ट तो लिए जा रहे हैं, हर सैटरडे को हमारी क्लासेस में ऑफलाइन में ऑनलाइन दोनों ही मोड पे टेस्ट होते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको मैं सॉल्यूशन करवा नहीं पाता हूं, तो उसका एक एडिशनल मैंने ये निकाला है कि मैं उनको जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो अब यूट्यूब के माध्यम से करवाऊंगा। वीडियो रिकॉर्ड करके जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन उनको आंसर एक एक प्रश्न का मैं करवाऊंगा, क्योंकि क्लास में अगर ये करवाए जाए तो कम से कम 1 घंटे का समय में लग जाता है, और यही समय मैं एडिशनल टाइम निकाल कर उनको वीडियो के माध्यम से ये टाइम मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर आज हुए टेस्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आया था उसके पास चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एसी परिपथ में धारा व वोल्टेज के बीच अंतर 90 डिग्री से कम होता है। तो दोनों बातें हैं, 90 डिग्री का अंतर और उससे कम, ठीक है ना। तो हमारे पास एसी के काफी सारी सर्किट है, और जो ऑप्शन है आपके वो है आरएल सर्किट। आरएल मतलब एक जिसके अंदर रेजिस्टेंस है और साथ में एक इंडक्टर लगा हुआ है। एक आरसी सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस है और साथ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। एक आरएलसी सर्किट जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक क्या है, कैपेसिटर लगा है। और यदि आपने एसी थ्योरी का अध्ययन किया हो ढंग से, जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं उन्हें पता होगा या सभी को पता होगा कि इन सभी परिपथों के अंदर जो धारा और वोल्टेज का फेज एंगल है वो 90 डिग्री से 90 डिग्री से क्या रहता है, भी कम रहता है। तो इन तीनों ही परिपथों में धारा और वोल्टेज के बीच का फेज अंतर 90 डिग्री से कम रहता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो ये पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, दो प्रत्यावर्ती राशियां एक दूसरे से अधिकतम कितने अंश पिछड़ सकती है, मैक्सिमम कितने डिग्री तक दो राशियां जो है वो पिछड़ सकती है। तो हमने काफी सारी राशियों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा इन फेज के बारे में। किसके बारे में? इन फेज। इन फेज में कोई फेज अंतर उपलब्ध नहीं होता, दोनों राशियां एक ही लाइन पर होती है। वी ये रही तो आई यहां होगी, अर्थात फेज अंतर कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री। फिर एक राशियां होती है जिनको बोलते हैं क्वाड्रेचर राशियां। कौन सी राशियां? क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर राशियों के मध्य अंतर होता है वो होता है 90 डिग्री। अब यहां प्रश्न कह रहा है कि दो प्रत्यावर्ती राशियों में से एक दूसरे से अधिकतम कितने डिग्री, मैक्सिमम कितने डिग्री। तो एक और राशियों के बीच में एक संबंध है, उनको बोलते हैं एंटी फेज। क्या बोलते हैं? एंटी फेज राशियों के मध्य जो फेज अंतर होता है वो होता है 180 डिग्री। तो दो प्रत्यावर्ती राशियां अगर आपसे पूछ ले अधिकतम कितने डिग्री पिछड़ सकती है, तो उत्तर क्या होगा, मैक्सिमम पिछड़ सकती है वो 180 डिग्री तक। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। एसी थ्योरी यदि आपको आती है, क्योंकि ये टेस्ट जो था मुख्य रूप से एसी थ्योरी पर ही बेस्ड था, और बहुत ही आसान से क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए। तीसरा प्रश्न है आपका, भवन की मुख्य दीवार से किस न्यूनतम दूरी पर अर्थ की स्थापना करने का प्रावधान है। तो ये हमारा घर है, ये भवन है, और यदि हमें अर्थिंग स्थापित करनी है तो मान लेते हैं ये मेन दीवार है, तो इससे जो अर्थिंग आपकी स्थापित की जाएगी, अर्थ इलेक्ट्रोड जो आपका स्थापित किया जाएगा वो होता है 1.5 मीटर के मिनिमम डिस्टेंस पर। मैक्सिमम डिस्टेंस का कुछ नहीं है, अगर आपके पास जगह काफी पड़ी है तो आप कर सकते हो, लेकिन घर की दीवार से कम 1.5 1.5 मीटर की दूरी पर, क्योंकि हम अर्थिंग में नमी बनाए रखते हैं और इस नमी से हमारे गलों में सीलन आ सकती है। तो जो मानक स्टैंडर्ड है वो मिनिमम जो दूरी रखता है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। इस चीज का सभी को ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो एक इंडक्टर में संग्रहित ऊर्जा, एक इंडक्टर अपने अंदर जो है एनर्जी को स्टोर करता है। सभी बच्चों को पता होगा कि इंडक्टर अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करता है वो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में, और उसका मान ज्ञात करने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, 1/2 L इंटू आई की स्क्वायर। तो 1/2 यानी कि हाफ एल आई स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, सी है एल आई स्क्वायर, 1/2 एल आई स्क्वायर, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 9.2 फैराड है। कैपेसिटेंस माइक्रो में नहीं है, फैराड में, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। यदि इसके सिरों पर 22.5 वोल्ट की वोल्टता दी जाए तो इसमें ग्रहित ऊर्जा का मान क्या होगा। तो यहां पूछा क्या गया, सबसे पहले तो उस पर बात करेंगे ऊर्जा, कैपेसिटर में ऊर्जा। कैपेसिटर में ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 C इंटू वी की स्क्वायर। यदि पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको याद है तो इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत आ ही जाएगा, ऐसे कई बच्चे कैच कर लेते हैं। तो सी वी की स्क्वायर, हाफ सी वी की स्क्वायर, हाफ 1/2 का मान यदि मैं 0.5 ले लूं, कैपेसिटेंस आपका 9.2 दे रखा है, और मल्टीप्लाई किया जाए इसको 22.5 की स्क्वायर से, और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 2328.75 के अप्रोक्स। लेकिन ऑप्शन में ये उत्तर है तो सही, 2328.75 ये आएगा जूल में। किसमें आएगा?
जूल में। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस पे टिक लगा देंगे कि उनका आंसर आ गया, लेकिन आगे ध्यान से देखो, किलो जूल है। क्या है? किलो जूल। तो ये किलो में तो नहीं है, इसको जब किलो में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे आप किससे, 1000 से, तो आपका उत्तर आएगा 2.328 किलो जूल। तो ये आपका उत्तर इसके अंदर सही होगा, जो ऑप्शन ए आपको बता रहा है। तो थोड़ा सा समझदारी से प्रश्न आपको करने हैं, आराम से, बहुत टाइम मिलता है, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डीसी परिपथ से जुड़ा एक इंडक्टर है और हमने उसको जोड़ दिया डीसी से। रिक्स्थान परिपथ की भांति कार्य करता है। रिक्स्थान में क्या आएगा वो देखना है। डीसी परिपथ के अंदर हमें पता है कि एफ फ्रीक्वेंसी का मान होता है 0, और हमने एक इंडक्टर को जोड़ दिया कौन सी सप्लाई से, डीसी सप्लाई से, और इसकी फ्रीक्वेंसी का मान क्या है, 0 है। तो जाहिर सी बात है इसके एक्सल का मान क्या हो जाएगा, एक्सल हो जाएगा 2 पाई, एफ की वैल्यू 0 और इनटू एल का जो भी मान हो वो मैटर नहीं करता, पूरी समीकरण में एक्सल बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं की गई है, तो डीसी से जोड़ देंगे, एक्सल 0, रेजिस्टेंस रहेगा ही, लेकिन प्रश्न में ऐसी बात नहीं है। तो एक तरह से जब एक्सल जिस ओम में नापते हैं उसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 रेजिस्टेंस किस सर्किट का होता है, 0 इंडक्टिव रिएक्टेंस यदि आपको मिलता है तो परिपथ हो जाएगा आपका शॉर्ट। ध्यान रखना, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये ओम में मेजर होती है। यदि आपका प्रतिरोध या इंडक्टिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस 0 हो जाएगा तो बहने वाली करंट का मान अनंत और परिपथ आपका शॉर्ट कहलाएगा। चलें अगले क्वेश्चन में, संधारित्र की दो प्लेटों के मध्य प्रयुक्त इंसुलेशन पदार्थ क्या कहलाता है। तो हमारे पास कैपेसिटर है, उसकी दो प्लेटें हैं, चालक प्लेटें, और इसके बीच में भरा जाता है कोई ना कोई अचालक पदार्थ। इस अचालक पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देखिएगा, इलेक्ट्रोड नहीं जी, ये तो सेल बैटरी के अंदर है। कैपेसिटिव मीडियम नहीं जी, कंडक्टिव मीडियम चालक होता नहीं है, अचालक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के नाम से ये जाना जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। चले अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु कोर इंडक्टर निम्न में से किससे मुक्त होती है? एक इंडक्टर है जिसके 3 प्रकार होते हैं, एयर कोर भी होता है, फेरिट कोर भी होता है और आयरन कोर भी होता है, लेकिन हम जो इंडक्टर प्रयोग कर रहे हैं उसमें कोई कोर नहीं है। कोर के रूप में कौन काम कर रही है अभी? वायु। वायु कोर इंडक्टर के अंदर क्या नहीं होता? तो सबसे पहले जब इंडक्टर नहीं है तो हानियां, लो हानियां नहीं होंगी। लो हानियां दो प्रकार की होती है, हिस्टैरिसीस हानि और एडी करंट। तो ना तो हिस्टैरिसीस हानि होती है ना ही एडी करंट। कॉपर लॉस जरूर रहेगा, तो ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन ए और बी दोनों की पुष्टि करने वाला ऑप्शन आपका सी है, जो कहता है ए व बी दोनों। तो बहुत इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि वोल्टा पश्चगामी हो, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर यदि हम इस प्रकार से ड्रॉ करें और यहां V को रखें और यहां किसको रखें, I को, यही प्रश्न की डिमांड है। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि वोल्टेज पश्चगामी राशि हो तो परिपथ में किस कारक की अधिकता पाई जाती है? अब वोल्टेज पिछड़ गई, कौन पिछड़ गई? वोल्टेज। धारा जब पिछड़ती है तो परिपथ में इंडक्टेंस की अधिकता पाई जाती है, और जब वोल्टा पिछड़ती है तो परिपथ में कैपेसिटेंस की, यानी कि इस समय परिपथ में प्रभावकारी कौन है? सी, कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम हिंदी में संधारित्र कहते हैं और इसके गुण कैपेसिटेंस को हम धारित्व कहते हैं, तो सी इसका आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में किसी संधारित्र द्वारा प्रस्तुत अवरोध, अब यहां पर थोड़ा सोचने वाली बात है, किसी संधारित्र द्वारा प्रस्तुत अवरोध तो कहलाता है उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और मान में परिवर्तन, किसी कैपेसिटर द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टा के मान में परिवर्तनों का विरोध करने का गुण उसका कहलाता है कैपेसिटेंस। तो यहां क्या पूछा गया है? संधारित्र द्वारा प्रस्तुत अवरोध, मान में परिवर्तन नहीं, अवरोध, तो वो रिएक्टेंस में आएगा, और कौन सा रिएक्टेंस होगा? वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। ये आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 80 मिली हेनरी की एक कुंडली है जिसका प्रतिरोध है 30 ओम। उसके बाद में 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से इसको प्रदान किया गया, देने पर समय स्थिरांक का मान क्या होगा? तो आपसे टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू पूछी गई है, तो टाइम कांस्टेंट एक इंडक्टर का बराबर होता है एल बटा में आर। क्या होता है? इतने सारे आंकड़े में उलझ जाते हैं बच्चे, इसीलिए उलझाया जाए ताकि दिमाग में सुलझन जो है उससे आप उत्तर निकाल सको। तो आपको मात्र दो आंकड़े चाहिए, एल और आर। एल कितना है अभी आपका? एल है आपका 80 मिली हेनरी, तो 80 इंटू 10 की पावर -3, और आर की वैल्यू कितनी है अभी? 30। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा सी, 2.66 मिली सेकेंड। वैसे तो उत्तर आएगा आपका 0.00266 समथिंग आएगा, इसको जब आप मिली में कन्वर्ट करोगे तो आपका 2.66 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका वो सी सही हो जाएगा। तो सी हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक 100 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, किस वोल्टा से जुड़कर 2.5 एम्पीयर की धारा लेगा यदि वोल्टा की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। तो तीन आंकड़े हैं, फ्रीक्वेंसी है, एम्पीयर है और कैपेसिटेंस है, और पूछी गई है वोल्टेज की वैल्यू। वोल्टेज की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो एक कैपेसिटर जब जुड़ जाए एसी से तो वोल्टेज का फॉर्मूला रहेगा तो ओम के नियम से ही। ओम के नियम से हमें पता है V बराबर होता है I इंटू आर, लेकिन यहां पर V बराबर होगा I इंटू एक्स से, I इंटू एक्स सी। अब एम्पेयर हमारे पास उपलब्ध है 2.5, लेकिन कौन नहीं है, एक्सएल लिख दिया, सॉरी गलती से, यहाँ एक्सी आएगा, हमारे पास एक्सी नहीं है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, एक्सी का। और एक्सी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, एक्सी बराबर है 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, या इसी सूत्र के अंदर हमने एक्स की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं और फिर सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन जो आपका वैल्यू दे रखा है, पहले तो आएगा 2 पाई की जो वैल्यू है आपकी गणनाओं में जो है वो आसानी रहेगी यदि आप 6.28 लेते हो। उसके बाद में जो आपका कैपेसिटेंस दे रखा है वो दे रखा है 100 माइक्रोफैरड, तो माइक्रो को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 की पावर 6 में, यानी कि घात बदल जाएगी, निशान चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो आपकी दे रखी है 100 हर्ट्ज। और इस समीकरण को जब आप सॉल्व करोगे, इस समीकरण को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा बी 39.8 वोल्ट। सॉल्यूशन आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट आपको करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, अधिक धारिता उपलब्ध होने पर कम धारिता प्राप्त करने के लिए कैपेसिटरों को जोड़ा जाता है। तो यदि आपने थ्योरी पढ़ी हो, पता लगेगा कि रेजिस्टेंस भी श्रेणी में जुड़ते हैं, समांतर में जुड़ते हैं, सेलों को भी जोड़ा था हमने, उसके बाद में इंडक्टरों को भी जोड़ा। लेकिन जब कैपेसिटर की बात आती है तो कैपेसिटर रिजल्ट बाकियों से उल्टे देते हैं, ठीक है ना। श्रेणी में यदि हम कैपेसिटर जोड़ दें, यदि हम कौन से क्रम में जोड़ दें कैपेसिटरों को, इस क्रम में, अर्थात श्रेणी में जोड़ देंगे, अगर ये एक एक माइक्रोफैरड या एक एक फैरड के माने, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक से भी कम मिलेगा, अर्थात 1/3 मिलेगा। तो यहां पर क्या है, अधिक धारिता उपलब्ध है, कैपेसिटर है उनकी वैल्यू तो ज्यादा है और हमें कम धारिता चाहिए, अधिक उपलब्ध है, चाहिए क्या, कम। तो कौन से क्रम में जोड़ेंगे जी, सिंपल सी बात है, कौन से क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी में। बाकी प्रश्न में देखो 4 ऑप्शन है, एक चूज करना है आपको। कुछ आपको ऑप्शन उलझाएंगे, कुछ आपकी उलझनों को दूर भी करेंगे। लेकिन यदि आपको थ्योरी याद है तो ऑप्शन पढ़ने से पहले, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ने से पहले आप उत्तर अपने दिमाग में एक बार इमेजिनेशन जरूर कीजिएगा, आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वर्गाकार तरंग आकृति का फॉर्म फैक्टर क्या होगा। अब तरंग आकृति है आपकी वर्गाकार, स्क्वायर वेव जिसको हम कहते हैं, ये इस प्रकार से वर्गाकार है। और यदि आपने ऐसी थ्योरी का अध्ययन किया तो वर्गाकार तरंग आकृति के हर एक चीज का मान सेम डीसी के जैसा ही होता है। कितना होता है, एक इसका शिखर मान भी, एक है इसका प्रभावी मान भी, एक है इसका औसत मान भी, एक है, और पूछा गया है इसका क्या भी, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जो है वो बराबर होता है आरएमएस वैल्यू बटा में एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। आरएमएस और एवरेज वैल्यू यदि इस दो वेव की देखी जाए तो वो दोनों ही कितनी है, अभी एक है, एक से कट जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 इकाई होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक फैरड तुल्य है। एक फैरड का कैपेसिटेंस किसके तुल्य है, तो आपने एक फॉर्मूले का अध्ययन किया होगा, जो सी है वो बराबर होता है Q बटा में V। अब C यानी कि कैपेसिटेंस, अर्थात यदि इसकी वैल्यू मानूं मैं 1 फैरड, एक फैरड की वैल्यू यदि देखी जाए, सी कैपेसिटेंस फैरड में नापा जाता है, तो ये बराबर होगा 1 कुलाम बटा में 1 वोल्ट, तो कुलाम प्रति वोल्ट, तो 1 कुलाम बटा में 1 वोल्ट, सी इसका भी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रेरक हैं, प्रत्येक का मान 6, 3 और 2 हेनरी है, इन्हें समांतर में जोड़ा गया है। समांतर में जोड़ने पर कुल जो है इंडक्टेंस निकालना है आपने, तो 1/LT का फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। 1/LT बराबर होगा 1/L1, इसकी वैल्यू 6 मान लेते हैं, L2 की वैल्यू 3 दी हुई है, मान क्या लेते हैं, दिया ही हुआ है, और 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा कितना भी, 1। देखो मैं मैथ के जो है इक्वेशन वो पूरी नहीं बता रहा हूं, आपको हिंट दे रहा हूं कि इस तरीके से होगा, तो आप थोड़े से प्रयास कीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। इसका उत्तर आएगा कितने हेनरी, 1 हेनरी। आगे चलें। निम्न में से किस प्रकार की तरंग का प्रभावी व शिखर मान समान होगा, थोड़ी देर पहले बताया आपको, ठीक है ना। अब ऑप्शन भी तो देखने पड़ेंगे ना, पिछला उत्तर जो आपने दिया है क्या पता वो ऑप्शन में है या नहीं है। तो त्रिभुजाकार का प्रभावी व शिखर मान समान नहीं होता, जया तरंग का, साइन वेव का भी नहीं होता, वर्गाकार तरंग का अभी थोड़ी देर पहले आया, तो वर्गाकार तरंग का जो शिखर और प्रभावी मान है वो दोनों क्या होते हैं, सेम, एक ही होते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भवन में प्रकाश व पंखे का कुल लोड 8800 8800 वाट है, तो कुल उप परिपथों की संख्या। अब आपको उप परिपथों की संख्या ज्ञात करनी है और आपको पता होना चाहिए कि एक उप परिपथ में हम लगभग मैक्सिमम जो मानक कहते हैं 800 वाट से ज्यादा का लोड नहीं होना चाहिए। तो एक में 800 वाट का लोड से ज्यादा नहीं हो सकता। टोटल लोड जो हमारा है वो है 8800 वाट का। कितने वाट का है? 8800 वाट का। और एक में कितना हो सकता है? अभी 800 हो सकता है, तो इसको हम काट देंगे। 8 एकम 8 और 11 8 है 88। तो हमारा उत्तर आ जाएगा डी। कितने उप परिपथ होंगे आपके? 11 होंगे। चलते हैं नेक्स्ट में। अगला प्रश्न है, कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री में एक साइकिल बनता है? अब साइन वेव का यदि एक साइकिल आप देखो इस प्रकार से, एक साइकिल सिर्फ ये रहा, कितने डिग्री है? अगर डिग्री देखोगे तो यहां 0 से चले यहां पहुंचते हैं तो मैक्सिमम लेते हैं कितने? 360 डिग्री। तो उत्तर आ जाएगा 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता मुझे भी कि इनके आंसर मैं आराम से आपको बता सकूं, क्योंकि क्लास में आपने थ्योरी सबने पढ़ ली है। और जिन बच्चों को थ्योरी की क्लासेस अटेंड करनी है, तुम्हारे ऑनलाइन बैच भी है, हमारे ऑफलाइन बैच भी है। ऑफलाइन बैच है आप अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन बैच भी आप हमारी एप्लीकेशन एम क्लासेस बाय भानु प्रताप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से आप हमारे ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां भी यही सेम टेस्ट आपको मिलेंगे और उनका आंसर मैं आपको यूट्यूब में करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एक 20 एचपी 220 वोल्ट की डीसी मोटर की पूर्ण धारा लगभग होगी। तो हमारे पास पावर उपलब्ध है, इसका मान है 20 हॉर्स पावर, और हमारे पास वोल्टेज उपलब्ध है जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट, और हमें ज्ञात करनी है आई। आई का सिंपल सा फॉर्मूला है ओम के नियम से देखा जाए तो P बटा में V। तो पावर आपकी है 20, एचपी में है तो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 735.5 746 वाट भी ले सकते हो, लेकिन उत्तर हो सकता है मैच ना हो क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। और वोल्टेज आपकी होगी 220 वोल्ट। इसको जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट जो आपकी करंट आएगी वो आएगी 66 एम्पेयर, 66 एम्पेयर आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर 2 हेनरी की कुंडली का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल बराबर है 2 पाई, अभी आया ही था ये, तो एफ इंटू एल। 2 पाई की वैल्यू आप ले लेना 6.28 गुणा में हेनरी आपका, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है 100 हर्ट्ज, और जो आपका इंडक्टेंस है वो मात्र 2 हेनरी है, मिली नहीं है, 2 हेनरी है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1256 ओम। तो 1256 आपका ऑप्शन बी आपको नजर आ ही रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है, चुंबक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, यहां पर एक शब्द और ऐड कर लेना, चुंबक के, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो जाती है। चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? तो एक चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट मान लो या कोई भी, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, इसको मिलाने वाली एक काल्पनिक सरल रेखा होती है जिसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष। ऑप्शन में देखिए, ये ऑप्शन सी आपको नजर आ रहा है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक संधारित्र के सिरों पर आरोपित वोल्टता 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आवेश, दो चीजें, वोल्टेज और चार्ज के बीच में रिलेशन बहुत ही आसानी से देख लोगे। हमें पता है किसी कैपेसिटर द्वारा ग्रहण किया गया आवेश उसके सिरों पर आरोपित वोल्टता के साथ समानुपात का संबंध रखता है। वोल्टेज के मान को बढ़ाकर आपने 3 कर दिया तो ये भी बढ़कर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 गुना बढ़ जाएगा उसका चार्ज, क्योंकि रिलेशन में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई ऐसी परिपथ एक निश्चित रिक्त स्थान पर रेजोनेंट की भांति कार्य करता है। रेजोनेंट आरएलसी परिपथ की एक अवस्था है जिसके अंदर एक्सएल बराबर हो जाता है किसके? एक्ससी के। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान हो जाता है। कब होता है? जब एक निश्चित क्या आए? फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या एफआर के नाम से जानते हैं। तो परिपथ रेजोनेंट कब बनेगा? जब उसको मिलेगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो इसका उत्तर सही होगा फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। नेक्स्ट है, प्रथम समय स्थिरांक में, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। प्रथम समय स्थिरांक में कोई संधारित्र अपनी कुल ऊर्जा का कितना भाग कम प्राप्त करता है? यदि आप जल्दबाजी में पढ़ लोगे, रट्टे बड़े अच्छे लगाते हो आईटीआई वाले आप, यदि जल्दबाजी में पढ़ लोगे कितना भाग प्राप्त करता है, कम को मिस कर दिया आपने, तो आप उत्तर ठोक आओगे 63%, 63.2 समथिंग जो भी है। लेकिन कितना प्रतिशत कम प्राप्त करता है? तो प्राप्त कर लिया 63, बचा कितना? वही कितना? 37। तो इसका उत्तर हो जाएगा 37%। नेक्स्ट, शुद्ध प्रेरणी कुंडली, सवाल यहीं खत्म हो जाता है, अगर आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
आंकड़े यदि पढ़ लिए तो कंफ्यूजन जायज है, लेकिन पढ़ ले हुए यदि क्या, शुद्ध प्रेरणिक प्योर इंडक्टिव कुंडली जिसका प्रेरक तो 0.3 मिली हेनरी है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जुड़ा है, वह कितनी शक्ति लेगा? तो दो ही चीजों पे घोड़ा बनाया है, उत्तर बिना आंकड़ों के भी आ जाएगा। प्रेरणिक शुद्ध है तो पावर कंजप्शन का मान कितना होता है? 0। और अगर रट्टे लगा रखे हैं तो भैया आप जाओगे गुणा भाग करोगे, पावर वो कुछ ना कुछ निकाल के आ जाओगे, वो ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट, 90 वोल्ट शिखर वोल्टता का औसत मान क्या होगा? आपको वीपी दे रखा है 90, ठीक है ना, और आपसे पूछा है वी एवरेज, ठीक है, और वी एवरेज ज्ञात करना बहुत ही आसान है, वीपी का गुणा कर दो एवरेज वैल्यू के मान से 637 से, तो वीपी कितना है? 90 का गुणा जब 0.637 से करोगे तो उत्तर आएगा आपका 57.33 वोल्ट। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक भार का शक्ति गुणक कम हो जाए तो, कोई लोड है और उसका कॉस फाई जो है वो कम हो गया, क्या हो गया? कम हो गया। तो पावर फैक्टर कम होने से वैसे तो बहुत सारे आंकड़ों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो ऑप्शन है उस पर गौर करना पड़ेगा। पहला है वास्तविक शक्ति बढ़ेगी, नहीं जी, जब पावर फैक्टर का मान कम होता है तो वास्तविक शक्ति का मान बढ़ता नहीं है, वो घटता है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं। आभासी शक्ति घटेगी, आभासी यानी कि एपरेंट पावर, चाहे पावर फैक्टर बढ़े चाहे पावर फैक्टर घटे, आभासी शक्ति के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद में प्रतिघाती शक्ति बढ़ेगी, बिल्कुल जी, परिपथ में रिएक्टिव पावर का मान ज्यादा हो जाएगा, एक्टिव पावर का मान कम हो जाएगा, इसी वजह से एपरेंट पावर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बता थ्योरी सारी रहा हूं, प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर होगा प्रतिघाती शक्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में पाया जाने वाला वह दोष जिससे उसकी पूर्ण चार्जिंग कठिन हो जाती है क्या कहलाता है? तो चार दोष आपके बैटरी में सेकेंडरी सेलों में पाए जाते हैं। एक होता है हार्ड सल्फेशन, कौन सा? लंबे समय तक यूज नहीं किया, सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाएगा, बैटरी की पुनः चार्जिंग कठिन, तो उत्तर आपको मिल गया। फिर एक दोष होता है बकलिंग, ओवर करंट पे चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं, प्लेटें मुड़ जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना, बकलिंग। उसके बाद में कोरोजन, टर्मिनलों पर वो सफेद नीली सी परत आ जाना, जिसकी वजह से आपके टर्मिनेशन का कांटेक्ट लोड के साथ, टर्मिनल का कांटेक्ट लोड के साथ अच्छी तरह से नहीं बन पाता। और एक दोष होता है सेंडिमेटेशन, जिसमें तली में कचरा इकट्ठा होना। ऑप्शन की बात करें प्रश्न के अकॉर्डिंग तो आपका उत्तर होगा हार्ड सल्फेशन या सल्फेशन दोष होने से ये प्रभाव उत्पन्न होता है, बैटरी की चार्जिंग मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चौक कुंडली पर साइन में वोल्टता आरोपित की गई है, यदि वोल्टता की आवृत्ति घटा दी जाए तो चौक की धारा, तो देखते हैं। चौक की करंट जो है, पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं कि एक चौक या कुंडली की करंट, जिसको हम आईएल इंडक्टिव करंट कहते हैं, ये बराबर होती है वी बटा में एक्सएल के, ठीक है ना। अब ये जो एक्सएल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो आपकी फ्रीक्वेंसी तो आपने क्या कर दी थी? कम। फ्रीक्वेंसी क्या कर दी? देखिए, चौक कुंडली पर आप साइन वेव की वोल्टता की आरोपित की गई सॉरी साइन वेव वोल्टता आरोपित की गई है, यदि वोल्टता की आवृत्ति क्या कर दी जाए? घटा दी जाए, तो आवृत्ति घटा दी तो आपका एक्सएल भी क्या हो जाएगा? कम, एक्सएल कम। और यहां पर देखें तो एक्सएल का मान क्या हो गया? कम। और एक्सएल का सॉरी आईएल का, इंडक्टिव करंट का जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस से क्या संबंध है? तो इसके नीचे है, तो विलोमानुपात हम कह सकते हैं, होता नहीं है लेकिन कह सकते हैं। तो ये कम तो आईएल ज्यादा, तो यहां पर करंट क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रतिरोध की तरह ही है, प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा। अगला क्वेश्चन, छत के पंखे में किस प्रकार का संधारित्र प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर जो लगे हैं आपके सीलिंग फैन के अंदर या एसी मोटरों में लगभग लगते हैं, अप्रोक्सीमेट जो है पेपर कैपेसिटर का ही यूज होता है। सेरेमिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, वेरिएबल ये हमारे काम के नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक में काम में आते हैं। और हमारे कैपेसिटर जो यूज होते हैं इंडक्टरों के अंदर या मोटरों के अंदर, वो अप्रोक्सीमेट पेपर कैपेसिटर होते हैं। यदि वोल्टा व नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वोल्टा व धारा के बीच फेज एंगल शून्य है, ये रहा वी, ये रही आई, जो फेज कोण है जिसको हम थीटा कहते हैं, ये बराबर है कितने डिग्री? 0 डिग्री। तो आगे देखते हैं, तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा? जब फेज एंगल का मान शून्य है तो पावर फैक्टर, तो कॉस की वैल्यू आ गई आपकी 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो पावर फैक्टर का मान हो जाएगा आपका इकाई, यूनिटी। और ऐसा किस परिपथ में होता है, ये मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट, यदि डीसी सीरीज मोटर की आर्मेचर धारा को घटा दें, तो थोड़ी सी बात पे गौर करना, आर्मेचर धारा को घटा दिया और फील्ड धारा को बढ़ा दिया। आर्मेचर धारा का मान कम, फील्ड धारा का मान घटा दिया। अब एक बात घटा दिया, सॉरी,
यदि आप IF फील्ड करंट के मान में बढ़ोतरी करते हो तो फील्ड फ्लक्स जो phi-f है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। गति का फ्लक्स से क्या रिलेशन है, तो गति जो है वो फ्लक्स की क्या होती है, भी विलोमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सभी को पता है। यदि डीसी मोटर पड़ी हो, फ्लक्स का मान बढ़ गया तो गति का मान क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो गति घट जाएगी, बाकी ऑप्शन को देखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगला उत्तर प्रश्न सॉरी, निम्न में से कौन सी फ्यूज वायर कम करंट पर पिघल जाएगी। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एसडब्ल्यूजी नंबर का बढ़ना तार के साइज को किस प्रकार प्रभावित करता है। यदि आपका एसडब्ल्यूजी नंबर कम है, एसडब्ल्यूजी नंबर यदि आपका कम है तो तार आपकी मोटी होगी, तो तार क्या होगी, मोटी तार होगी। और जैसे जैसे एसडब्ल्यूजी नंबर अधिक होगा तो तार क्या हो जाएगी, आपकी पतली हो जाएगी, तो तार हो जाएगी पतली। अब मोटी तार ज्यादा धारा लेके जाती है, पतली तार कम धारा, तो हमें एसडब्ल्यूजी नंबर वो देखना है जिसका मान ज्यादा हो। गणितीय अंक जिसका बड़ा होगा वो तार, जाहिर सी बात है, पतली है, धारा कम लेके जाएगी। 18, 15, 21, 14, ठीक है। तो सबसे बड़ा है 21, तो 21 नंबर की तार बाकी सभी से धारा सबसे कम लेकर जाएगी। आगे चले, एक 6 पोल वाले अल्टरनेटर को किस गति पर घुमाया जाए कि 50 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो या 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ज्ञात करना है n, और अल्टरनेटर का क्वेश्चन है ये, तो n बराबर होता है f इंटू 120 अपॉन में p, तो f हमारा है 50 मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, पोलों की संख्या 6 है, 6 को यहां से किया 2, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा उत्तर आएगा 1000 RPM, जो ऑप्शन में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। एक चीज थोड़ी सी मैं बच्चों को बता देता हूं आपको कि ये बहुत ही सिंपल है। यदि दो पोल हैं, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यदि आपको चाहिए अल्टरनेटर से, तो दो पोल हैं तो आरपीएम 3000, पोल की संख्या बढ़ के दुगनी हो गई, पोलों की संख्या बढ़ के 4 होगी तो गति आधी हो जाएगी, 1500 भी 50 हर्ट्ज मिल जाएगी। पोलों की संख्या 6 हो गई तो गति और कम हो जाएगी, 1000 आरपीएम पे हमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इसको एक सिंपल से फॉर्मेशन में मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, ताकि आइंदा बाद यदि इतना सरल प्रश्न आए तो कैलकुलेशन में ना उलझे, अपना समय बचाएं, ठीक है ना। तो यदि आपका कोई भी मशीन है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको प्रदान कर रहा है, तो पोल और गति में क्या रिलेशन रहेगा, तो पोल यदि 2 है तो गति आपकी 3000 होगी। मैं रट्टे कम लगवाता हूं लेकिन ये सिंपल सा है तो याद रख लोगे शायद। 4 पोल है तो गति आपकी 1500 हो जाएगी, 6 पोल है तो गति आपकी 1000 आरपीएम हो जाएगी, और 8 पोल है तो गति आपकी 750 आरपीएम। ये 4 फॉर्मेट याद रख लेना। अप्रोक्सीमेट 99% जो फ्रीक्वेंसी गति और पोलों से जुड़े हुए आते हैं वो इन्हीं से संबंधित हैं। तो ये याद हो गए तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होनी चाहिए। अगर ये 50 से 60, 40 कुछ भी हुआ, उत्तर बदल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबाधा त्रिभुज में लंब किसे व्यक्त करता है। तो इंपीडेंस ट्रायंगल सबसे पहले आपको बनाना होगा इस प्रकार से। त्रिभुज बन गया हमारा। अब यहां पर ये आधार है जो रेजिस्टेंस को व्यक्त करता है, ये कर्ण है जो इंपीडेंस को व्यक्त करता है, और लंब जो है वो एक्स अर्थात रिएक्टेंस को व्यक्त करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया, उत्तर देखते हैं। एडमिटेंस नहीं, रिएक्टेंस बिल्कुल सही। एक और है रिलैक्टेंस, ये टेंस अंग्रेजी में भी थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसी थ्योरी में भी है। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एडमिटेंस, एक्सेप्टेंस, बहुत सारे टेंस हैं। लेकिन यहां पर अगर आप रिलैक्टेंस करते हो तो ये मैग्नेट का टर्म है, चुंबक का, तो हमें रिलैक्टेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिएक्टेंस। तो यहां पर लंब ये भुजा है, ये व्यक्त करता है एक्स को, एक्स होता है आपका रिएक्टेंस। चलते हैं आगे। निम्न में से किस प्रकार के कैपेसिटर ध्रुवित प्रकार के हैं। पोलर कैपेसिटर, ऐसे कैपेसिटर जिनके टर्मिनलों की पोलरिटी फिक्स होती है, जैसे एक टर्मिनल प्लस तो दूसरा माइनस, अर्थात डीसी पर कार्य करने वाले, डीसी सप्लाई पर लगने वाले कैपेसिटर जो है, सेरेमिक है इसकी भी फिक्स होती है, इलेक्ट्रोलाइट है इसकी भी फिक्स होती है, माइका है इसकी भी फिक्स होती है। तो तीनों के अलग अलग तो कर नहीं सकते, अंतिम ऑप्शन पे आ जाएंगे, उत्तर होगा उपरोक्त सभी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी फैक्टर किन दो राशियों का अनुपात है। सिंपल है, जैसे ही प्रश्न आए सबसे पहले आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। Q बराबर होता है X बटा में R, X यानी कि रिएक्टेंस, R यानी कि प्रतिरोध। ये है प्रतिघात तो ये है प्रतिरोध, तो प्रतिघात बटा में प्रतिरोध, तो प्रतिघात व प्रतिरोध का अनुपात है, X और R का अनुपात है, B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीसी परिपथ में प्रयुक्त नियम उस एसी परिपथ में भी सीधे ही अप्लाई किए जा सकते हैं जिसमें हो, सीधे डायरेक्ट, कोई फेरबदल नहीं करना।
डीसी के नियम, ओम के नियम जो है वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे। एसी में भी सीधे ही, एक शब्द है सीधे ही अप्लाई किए जा सकते हैं जिसमें हो केवल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। यदि हम पढ़े शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, उसकी सारी गणनाएं ओम के नियम से अर्थात डीसी वाले नियमों से हो जाती है। तो उत्तर सही होगा सी, केवल रेजिस्टेंस। बाकियों में फेरबदल करना पड़ेगा। अगर कैपेसिटेंस है तो हमें एक्ससी चाहिएगा, यदि इंडक्टेंस है तो हमें एक्सएल चाहिएगा, बदलाव करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस वाले के अंदर में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो उत्तर सही होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। एसी परिपथों की प्रतिबाधा को प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबाधा इंपीडेंस, इंपीडेंस का प्रतीक क्या है? जेड। सी, बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न चलते हैं। AlCaP, अल्फा पी जिसको अल्कैप भी कहते हैं, नामक सोल्डर में कितने प्रतिशत जस्ता मिलाया जाता है? तो इसके जस्ते की जो मात्रा रखी जाती है वो होती है कितनी भी? 9%। तो 9% के जस्ता मिलाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी एसी परिपथ में धारा व वोल्टेज के मध्य फेज कोण को किस प्रकार कम किया जा सकता है? अब ध्यान से देखो, ये मान लेते हैं हमारी V है, ये हमारी I है। I हमारी आगे है, वोल्टेज हमारी पीछे है। अंतर कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। मैं चाहता हूं अंतर 90 का ना रहे, अंतर 45 डिग्री का हो जाए। तो मेरे को ये 45 डिग्री करना है। तो मैं परिपथ में एक चीज की वैल्यू को बढ़ाऊंगा। वो वैल्यू है किसकी? आर की। आर की वैल्यू को बढ़ाकर भी कम कर सकता हूं, और मैं एल की वैल्यू को घटाकर भी क्या कर सकता हूं? कम कर सकता हूं। ठीक है ना। तो यहां पर देखें, किसी ऐसी परिपथ में धारा व वोल्टेज के मध्य फेज कोण को किस प्रकार कम? अब ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। प्रतिरोध बढ़ाकर, बिल्कुल प्रतिरोध बढ़ाकर कम किया जा सकता है। धारित्व बढ़ाकर, यदि हम कैपेसिटेंस के मान को बढ़ा देंगे तो फेज एंगल घटेगा नहीं, फेज एंगल बढ़ता ही जाएगा। यहां जो ये परिपथ है, ये आपका वोल्टेज को पीछे और धारा को आगे रख रहा है। यदि इसी को मैं इस प्रकार से बना दूं, यहां पर आई और यहां पर वी कर दूं, तो ये कैपेसिटिव के लिए हो जाएगा, ये एक इंडक्टिव के लिए। दोनों ही कंडीशनों में फेज एंगल 90 से यदि आपने कम करना है तो इस कंडीशन में आपको प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ेगा। धारित्व तो बढ़ाकर बढ़ जाएगा, प्रेरित तो बढ़ाकर बढ़ जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। हमें क्या करना है? कम करना है। तो प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर हम जो है वो धारा के वोल्टा के मध्य के फेज एंगल को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत हीटर को प्रदान की जाने वाली वोल्टेज को 50% कम कर दें तो शक्ति क्या होगी? तो इसके लिए सिंपल फॉर्मेशन पहले भी आपको क्लास में बताया हुआ है कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के स्क्वायर के। आरोपित वोल्टेज के वर्ग के जो शक्ति है वो समानुपाती होती है। 50% घटाने का मतलब है आधी कर दी। पहले वोल्टेज 100 थी, 50 कर दी। अगर वोल्टेज का मान 1/2 कर देंगे तो पावर का रिलेशन क्या रहेगा? 1/2 की स्क्वायर। तो जो पावर है वो आपकी आएगी 1/4। ये इक्विवेलेंट आ जाएगी 1/4। पहले से 1/4 यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। अब प्रश्न देखना पड़ेगा, यदि पहले पावर आपकी 100 वाट थी तो अब पावर आपकी 4 गुना कम यानी कितने वाट? 25 वाट रह जाएगी। अब प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। 75% कम हो जाएगी। कितने प्रतिशत? 75। बिल्कुल जी, 75% पावर आपकी कम हो जाएगी जब आप वोल्टेज को 50% क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो उत्तर ए सही है। 50% से पार नहीं पड़ेगी। 25% कईयों के दिमाग में उत्तर आएगा, लेकिन 25% कम नहीं होगी, 25% तो रह जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद में 25% अधिक नहीं होगी, ये तो घटेगी घटेगी, क्योंकि रिलेशन आपके सामने है। कॉन्सेप्ट थ्योरी के यदि आपके क्लियर है तो प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और हम कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवाते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है। एक आरसी परिपथ का शक्ति गुणक प्रतिरोध का मान बढ़ने पर। अब एक आरसी है, आरसी मतलब एक इंडक्टर, सॉरी एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर इस प्रकार से लगे हैं। ठीक है ना। अब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, आर की वैल्यू यदि हम इंक्रीज करते हैं तो शक्ति गुणक, पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शक्ति गुणक, प्रतिरोध का मान बढ़ने पर शक्ति गुणक का मान सदैव बढ़ता है, क्योंकि फेज एंगल 90 से क्या होता जाता है? वो कम। तो ये जो पावर फैक्टर है उसका मान बढ़ेगा यदि प्रतिरोध का मान बढ़े। ऐसी थ्योरी, कैपेसिटर वाला टॉपिक, या जब आप परिपथों का अध्ययन करोगे, वास्तविक नहीं, शुद्ध नहीं, सॉरी, शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध परिपथों का नहीं, वास्तविक परिपथों का जब अध्ययन करोगे, आरएल, आरसी और आरएलसी परिपथों का अध्ययन करोगे, तब उसके अंदर ये टॉपिक आता है आपका। संधारित्रीय प्रतिघात, अगला क्वेश्चन है। ज्ञात कीजिए यदि संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड व प्रयुक्त आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो। तो आपको ज्ञात करना है सिंपल सा एक्सी, और फॉर्मूला सभी को पता है, 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो सॉल्यूशन आप कर सकते हो। 1 में आपका 2 पाई की वैल्यू 6.28 में हमेशा पुट करता हूं। उसके बाद में 4 माइक्रो है, माइक्रो का ऊपर जाएगा 10 की पावर 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है 50 हर्ट्ज। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपका उत्तर आएगा सी, अप्रोक्सीमेट 1796 ओम, 796 ओम आपका उत्तर आ जाएगा।
देखो फॉर्मूला याद है, मैथमेटिकल इक्वेशन आपको खुद को सॉल्व करनी पड़ेगी और उत्तर आपके सामने है, थोड़े से प्रयास आप भी कर लीजिएगा। तो प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती राशि 80 मिलीसेकंड में 12 चक्कर पूर्ण करती है, इसकी आवर्ती का मान क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 80 मिलीसेकंड में 12 चक्र है, तो आपके एक सेकंड में कितने होंगे? फ्रीक्वेंसी यही तो है कि एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। और यदि आपको पता हो कि एक सेकंड इक्विवेलेंट होता है 1000 मिली सेकंड के, एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? 1000 मिली सेकंड होते हैं। अब 80 मिली सेकंड में 12 चक्कर है, तो 1000 में कितने हो जाएंगे? तो यदि मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले कि 1000 मिली सेकंड में भाग लगा दूं 80 का, किसका? 80 का, तो ये टर्म्स कितनी बारी आई है? 12 चक्कर कितनी बारी बनेंगे? तो 1000 मिली सेकंड में 80 मिली सेकंड का भाग लगाया, तो उत्तर आएगा आपका 12.5। तो 12.5 बार, ठीक है, ये प्रक्रिया हो जाएगी कितनी देर में? एक सेकंड में, अर्थात कितने मिली सेकंड में? 1000 मिली सेकंड में। एक बार में कितने चक्कर होते हैं? 12, तो 12.5 बार में कितने हो जाएंगे? तो 12.5 इंटू 12, ये आएगा आपका 150। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 150 हर्ट्ज। तो एक तो ये तरीका है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि 80 मिलीसेकंड में 12 चक्र हैं, तो 1 मिलीसेकंड में कितने चक्र होंगे? तो ये हो जाएगा 12 बटा में 80। तो ये आ गया आपका एक चक्कर में लगा समय, या 1 मिलीसेकंड में कितने चक्कर होंगे। और 1000 मिलीसेकंड में यदि आपको चक्कर चाहिए तो गुणा में क्या कर दो? 1000 कर दो। इसको आप सॉल्व कर लो, ये 4, यहां पर 6 आ गया, ये यहां पर 3 आ गया, यहां 2 बच गया, ये बच गया आपका 50, 5 दिए 15, यानी कि 150 हर्ट्ज की आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी रिले कुंडली में से 18 वोल्ट की डीसी के स्थान पर 18 वोल्ट की एसी सप्लाई दे दी जाए। तो रिले कुंडली है, उसके अंदर भी एक कॉइल होती है, कॉइल डीसी ऑपरेटेड है, आपने एसी दे दी। अगर एक कुंडली है जो डीसी ऑपरेटेड है और आप इसको सप्लाई प्रदान कर देते हो एसी, तो यहां एक चीज का क्लियर होना जरूरी है कि डीसी के अंदर तो इस कुंडली में सिर्फ आर मिलेगा, एसी से जोड़ने पर हमें जेड मिलेगा। क्या मिलेगा? जेड। और जो जेड की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे? आर से, क्योंकि जेड जो है वो दो चीजों का मिश्रण है, एक एक्स का और एक आर का। तो हम लिख सकते हैं जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है जेड का मान हमेशा आर के मान से ज्यादा आएगा। जेड नापा गया ओम में, तो जेड की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, सप्लाई दे दिया आपने एसी, तो जेड बढ़ गया, जेड बढ़ गया तो धारा घट जाएगी। ऑप्शन में देखते हैं कम धारा वाला ऑप्शन है क्या कोई? कुंडली का कार्य क्षमता नहीं बढ़ेगी जी। रिले अच्छा कार्य करेगी? नहीं करेगी जी। कुंडली की या रिले की धारा कम होगी? बिल्कुल धारा कम हो जाएगी, और कार्य भी सुनिश्चित नहीं होगा, कार्य अपना सही ढंग से कर नहीं पाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही है। अंतिम ऑप्शन देखना चाहते हो वो भी देख लो, कुंडली में से धारा अधिक बहेगी वह कुंडली नष्ट हो जाएगी। नहीं जी, जलेगी नहीं। एसी वाली को डीसी से जोड़ दोगे तो जल जाएगी, डीसी वाले एसी से जोड़ दोगे तो कार्य क्षमता जरूर प्रभावित होती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक कैपेसिटर के प्लेटों की दूरी को आधा कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्लेटों के बीच की दूरी या थिकनेस के। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी मोटाई के विलोमानुपाती है, मोटाई के विलोमानुपाती है। तो एक कैपेसिटर जिसके प्लेटों की दूरी पहले ये थी, पहले ए दूरी थी और इसको आधा कर दिया, दूसरी दूरी आपकी बी ये होगी, तो जाहिर सी बात है इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो हायर होगा किससे? ए से। तो कैपेसिटेंस जो है वो अधिक हो जाएगा। कितना अधिक हो जाएगा जी? वो 2 गुना, क्योंकि दूरी क्या कर दी? आधा। आधा दूरी कर देने पर कैपेसिटेंस पहले से दुगना मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी धारा के लिए किसी संधारित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला धारित्य प्रतिघात का मान क्या होगा? तो डीसी यदि शुद्ध है, डीसी शुद्धि मानी जाती है, तो डीसी में F बराबर 0 और जो XC है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। यदि हम वैल्यू पुट करें फ्रीक्वेंसी में DC की तो वो तो होती है 0, तो XC की जो वैल्यू आती है वो आती है अनंत। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। एक इंडक्टर को DC से जोड़ दे तो वो ओपन सर्किट की भांति, और कैपेसिटर को जोड़ दे तो वो एक इंडक्टर को DC से जोड़ दे तो वो शॉर्ट सर्किट की भांति, और यदि कैपेसिटर को जोड़ दोगे तो वो एक ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। उत्तर अनंत आ जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है, 1 फैरेड कितने ESU के तुल्य होता है? तो 1 फैरेड के अंदर आपके 9 इंटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पाए जाते हैं। तो 9 इंटू 10 की पावर 11 आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टेस्ट, उसका सॉल्यूशन। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो ऑफलाइन में हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप जो बच्चे इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, एम क्लासेस से जुड़कर अपनी थ्योरी की तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही मोड से हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप
ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है एम क्लासेस बाय भानु प्रताप। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में ऑफलाइन यदि आप जुड़ना चाहते हो तो ऑफलाइन के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन पे संपर्क कर सकते हो। आपको बता दिया जाएगा कि बैच कब शुरू हो रहा है। और साथ ही एक नई सूचना, इसी महीने हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक विशेष बैच शुरू कर रहे हैं। उस बैच की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि हम आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रदान की जाएगी। टॉपिक वाइज जो भी आपके टॉपिक चल रहे होंगे उनसे जुड़े हुए हर एक कंपोनेंट को आपको प्रदर्शित करके आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने का प्रयास मैं करूंगा। तो जरूर हमसे जुड़िए और अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी को पुख्ता कीजिए, क्योंकि आगे भविष्य में काफी सारी वैकेंसी आने वाली है। रेलवे ने अपनी वैकेंसी का कैलेंडर जारी कर दिया है। रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट, टेक्नीशियन की वैकेंसी इसके अंदर हो सकता है सिलेबस में वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी डाल दे, तो उसको और मजबूत कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी संबंधी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं 70% योगदान आपका थ्योरी का होता है। तो हमसे जुड़िए ताकि आप अपने आप को और काबिल बना सके और आने वाली भर्तियों में निश्चित रूप से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।